क्वेश्चन क्या आपका, प्लेटो के साम्यवादी अवधारणा का वर्णन करें। यानी प्लेटो जो विद्वान थे इन्होंने साम्यवादी धारणा दी थी, या फिर अवधारणा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धारणा ही लिखा रहता है मैक्सिमम जगह, ये मिसप्रिंट है। तो अगर इसकी धारणा को अगर आपको वर्णन करना है तो इसी तरीके से कीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे, कुछ लाइन लिखेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य और समाज की कल्पना की है। उनकी साम्यवादी अवधारणा का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बनाता था जहां समानता, न्याय और सामूहिक कल्याण सबसे ऊंचा है, सर्वोपरि है। इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया गया है। अब हम लोग पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे इसकी अवधारणा, या फिर धारणा भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं साम्यवादी अवधारणा का पहला पॉइंट्स प्लेटो द्वारा, संपत्ति का सामूहिकरण करना। सामूहिकरण करना समझते हो, यानी लोगों में अपनी संपत्ति को बांटना, या फिर लोगों के लिए अपनी संपत्ति को दान कर देना। यानी देखा जाए ओवरऑल यही वर्ड यहाँ पर जो एक लाइन लिखी गई है, इसका अगर एक वर्ड में मीनिंग निकाला जाए तो अपनी संपत्ति को लोगों के लिए, मदद के लिए बांट देना, या फिर दे देना, या फिर लोगों को दान कर देना। तो प्लेटो ने संपत्ति के सामूहिकरण का सुझाव दिया, विशेषकर शासन और सैनिक वर्ग के लिए। और ख़ास करके यह जो नियम इन्होंने दिया वह किसके लिए था, जो शासक है भाई और जो सैनिक वर्ग है, ताकि ये जो है वो जनता की भलाई के लिए संपत्ति का सामूहिकरण करे। उनका मानना था कि निजी संपत्ति लालच, असमानता और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इनका मानना था अगर आप संपत्ति को सिर्फ अपने लिए रखते हो, निजी संपत्ति बनाते हो, तो यह एक लालच, लोभ, असमानता और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। यह संपत्ति व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो, और यह जो संपत्ति है वह सभी व्यक्ति के लिए अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सामूहिक तौर पर होनी चाहिए। तो इससे समाज में समानता और एकता बनी रहेगी। शासक और सैनिक वर्ग को केवल समाज की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि निजी लाभ पर। प्लेटो ने यह भी कहा है कि संपत्ति का सामूहिक उपयोग संसाधनों को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। यानी अगर आप सामूहिक तौर पर अपनी संपत्ति को करते हो तो इससे क्या होगा, सभी को सभी के पास संसाधन पहुंच पाएगी, वरना किसी के पास कुछ संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। एक ही व्यक्ति सारा कुछ खरीद लेगा, अपने पास सारा कुछ वह संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। उनका उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण समाज के हितों से समझौता ना करे। तो ये हो गया आपका संपत्ति का सामूहिकरण। नेक्स्ट देखिए, परिवार की सामूहिकरण। अभी हमने देखा संपत्ति की सामूहिकरण, अब ये परिवार का सामूहिकरण क्या है भाई। तो देखिए, प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवारों को समाप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का पालन पोषण राज्य द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोग अपने परिवार के बजाय पूरे समाज को अपना परिवार माने। यानी परिवार का जो पालन पोषण होता है वह निजी परिवारों में नहीं होनी चाहिए, सामूहिक तौर पर सभी के रखरखाव के नज़र के सामने हर तरीके से सामूहिक तौर पर ही होनी चाहिए। इससे पूरे समाज में अपने परिवार की भावना उत्पन्न होती है। निजी परिवार की अवधारणा को प्लेटो ने समाज में असमानता और पक्षपात का कारण बताया है। उनका विचार था कि परिवार का सामूहिकरण समाज में सामूहिक हित को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत रिश्तों से उत्पन्न होने वाले स्वार्थ को खत्म करेगा। हालांकि यह विचार व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट, शिक्षा और समानता। प्लेटो ने शिक्षा को समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। उनकी शिक्षा प्रणाली योग्यता आधारित थी, यानी उनके योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो के अनुसार हमने शिक्षा में देखा था किस तरीके से उन्होंने शिक्षा का अधिकार कई चरणों में बांटा था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसे समाज में भूमिका दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सके। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने समानता, न्याय और दक्षता की स्थापना का प्रयास किया। प्लेटो का मानना था कि उचित शिक्षा से समाज में ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक हित की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर प्लेटो बताता है तीसरे पॉइंट में कि लोगों को शिक्षा, जिन कैटेगरियों के आधार पर इन्होंने देने की बात कही है उसी कैटेगरी के आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए सभी को। शिक्षा समाज का एक अंग है, शिक्षा से ही सभी का विकास हो सकता है, और साथ ही साथ उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनके कैटेगरी के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह समाज में अपनी भूमिका दे सके। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, न्याय और सामूहिक भलाई। न्याय और सामूहिक भलाई में प्लेटो क्या कहते हैं, तो प्लेटो के अनुसार आदर्श समाज में न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और भूमिका के अनुसार कार्य करे
अगर कोई राजा है तो उसका जो भी कर्तव्य है, काम है, वो अपनी क्षमता के अनुसार करे। अगर कोई सैनिक है तो वो अपनी सैन्य व्यवस्था के अनुसार जो भी उसका काम है, कर्तव्य है, उसको करे। अगर कोई श्रमिक है, किसान है, तो वो अपने काम के अनुसार मेहनत करे। तो अगर हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को अगर देखेगा तो इससे न्याय स्थापित होगी। ये प्लेटो के अनुसार बताया गया है, जो मैंने आपको इसकी न्याय की अवधारणा में स्पष्ट किया था, बताया था। और वही चीज़ यहाँ पर ये भी बताते हैं, शासक, सैनिक और श्रमिक तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक वर्ग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ये इनके द्वारा था, जो मैंने आपको बताया है अच्छे से। सामूहिक भलाई के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग आवश्यक है। प्लेटो ने समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सामूहिक हितों को सर्वोपरि रखा है। उनका मानना था कि जब प्रत्येक व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम करेगा तभी समाज में शांति और न्याय की स्थापना होगी। तो ये जो पॉइंट था वह न्याय और सामूहिक भलाई के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आलोचना भी देख लेते हैं इसके द्वारा। क्या इसका क्रिटिसाइज हम लोग कर सकते हैं, इसकी कमियाँ क्या निकाल सकते हैं इसकी अवधारणा में, साम्यवादी अवधारणा में। हालांकि प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा आदर्श समाज का चित्रण करती है, इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है। देखिए, इसकी साम्यवादी जो अवधारणा है, चाहे इसका जो भी चीज़ अगर देखा जाए, डिफाइन उन्होंने जो भी किया है, वह प्राचीन काल के लिए तो कुछ हद तक ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, लेकिन आधुनिक के लिए बिल्कुल नहीं है। और देखा जाए तो इसका 100% नियम, कानून या फिर अवधारणा लागू नहीं किया जा सकता है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो बहुत ही कठिन है। और इसके अलावा परिवार और संपत्ति के सामूहिकरण को मानव स्वभाव के खिलाफ माना जाता है। अब जिसको मन करे ज्वाइंट फैमिली में रहने का तो वो ज्वाइंट फैमिली में रह सकते हैं, जिसको मन करे अलग परिवार अपना बसाना या फिर अलग परिवार एक रखना, तो वो उसकी मर्जी है। इसमें हम कहीं ना कहीं मानव के स्वभाव के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं। उनकी विचारधारा को अत्यधिक आदर्शवादी और वास्तविक जीवन से दूर बताया गया है। तो इस तरीके से आप आलोचना भी कर दीजिएगा। और निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामूहिक हित को प्राथमिकता दी गई है। हर चीज़ सामूहिक तौर पर होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। ये ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसे आप लागू थोड़ी ना कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था जिसे पूरी तरह से व्यवहार में लाना कठिन था, यानी लागू नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या। यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल है। क्रांति का मतलब समझते हो, आंदोलन करते हो। क्रांति होती है किसी देश में किसी चीज़ को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर। तो उसी तरीके से यहाँ पर आंदोलन या फिर क्रांति से संबंधित जो भी अरस्तु के विचार थे उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिचय में आप लोग लिख दीजिएगा कि अरस्तु ने राजनीतिक दर्शन में क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि क्रांति क्यों होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स में विस्तृत रूप से मिलते हैं। उनके विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले बिंदु पर क्रांति के कारण। क्या कारण है जिस कारण से क्रांति होती है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण समाज में मौजूद असमानता और अन्याय है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिसको लग रहा है कि हाँ, समाज में उसको अलग माना जाता है, अलग समझा जाता है, उसके प्रति असमानता का भेदभाव हो रहा है, साथ ही साथ उसके साथ अन्याय हो रहा है, तब वह एक क्रांति का रूप ले लेता है, आंदोलन का रूप ले लेता है। जब समाज में धन, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों का असमान वितरण होता है, यानी बराबर तरीके से ना तो धन का बंटवारा होता है, ना ही संसाधनों का, और राजनीतिक जो अधिकार है उसका भी बराबर तरीके से अगर बंटवारा ना हो, तो भी क्या होता है, लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और क्रांति का रूप ले लेते हैं। या फिर गरीब वर्ग अमीरों के खिलाफ इसमें क्या करते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं और सत्ता वर्ग के खिलाफ यहाँ पर उग्र हो जाते हैं, क्रांति बोला जाए या फिर विद्रोह करना शुरू कर देते हैं आंदोलन द्वारा। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोगों के साथ ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है, तो वे विद्रोह करने के लिए प्रेरित होते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लोगों की जो भी महत्वाकांक्षाएं होती है, सत्ता की जो लालसा होती है, यानी लोगों की कहीं ना कहीं कुछ भी इच्छाएं होगी, और साथ ही साथ सत्ता की लालसा, जी हाँ, सत्ता की लालच में भी लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। आप देखे होंगे हर नेता, चाहे झारखंड हो चाहे भारत हो, हर नेता शुरुआती स्तर में जनता के लिए वह क्या करता है, आंदोलन करता है, क्रांति करता है, उसके बाद ही वह नेता बनता है। हालांकि बाद में वह जनता के लिए कुछ करता है नहीं। आप उठाकर देखिए माननीय हेमंत सोरेन, शुरू में वह आंदोलन करके उन्होंने और झारखंड को अलग किया बिहार से, तो
तो हर नेता आंदोलनकारी थे। यहाँ तक कि आप देखिए जो नए नेता उभर कर आए हैं जयराम महतो, वो भी आंदोलन करके ही एक विधायक के रूप में आए हैं। युवा पीढ़ी की बातों को रखकर, सरकार का विरोध करके, आंदोलन करके, क्रांति करके वह कहीं ना कहीं सत्ता में आए हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहते हैं अरस्तू कि क्रांति कैसे होती है, क्यों होती है, उत्पन्न किस कारण से होता है। तो सत्ता की लालसा और अपमान भी क्रांति को बढ़ावा देता है। यह असंतोष धीरे धीरे समाज में विद्रोह का भी रूप ले लेता है। तो ये सारे जो कारण अभी मैंने आपको बताया, इसी कारण क्रांति उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्रांति के प्रकार कितने हैं। तो क्रांति के 2 प्रकार इसको हम बोल सकते हैं। पहला है पूर्ण क्रांति, दूसरा है आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति में एक शासन प्रणाली पूरी तरह बदल जाती है, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन होना। पूर्ण क्रांति का मतलब हो गया जैसे हम लोगों का जो देश था या इसके अलावे और भी जो राज्य थे, देश थे, वहाँ जहाँ राजतंत्र थी, राजाओं का अधिकार था, वहाँ पर आप देखिएगा या हमारे देश में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं सत्ता पलट गई, राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो ये क्रांति के कारण हुआ, तो इसी को पूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसका उद्देश्य मौजूदा शासन को समाप्त कर एक नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। दूसरी ओर आंशिक क्रांति केवल शासन प्रणाली के कुछ हिस्से को बदलती है। और ये जो आंशिक क्रांति है, इसमें पूरे तरीके से शासन व्यवस्था नहीं बदलती है, लेकिन उसके व्यवस्था में कुछ अगर नियम गलत होते हैं तो उस नियम को बदला जाता है। जैसे नीतियों या कानूनों में सुधार, कुछ गलत कानून अगर लागू हो गए, कुछ गलत नीतियाँ लागू हो गई तो उसमें सुधार होते हैं। तो वही होता है आंशिक क्रांति। इसमें सत्ता का स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन मौजूदा शासन को अधिक न्याय संगत और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। और इस आंशिक क्रांति से क्या होता है, जो भी उस टाइम सरकार होती है, मौजूदा जो सरकार होती है, वह न्याय करती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रभावित भी होती है कि जनता के हित में हमें काम करना चाहिए। दोनों प्रकार की क्रांतियों का समाज का और राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी दोनों क्रांति से क्या होता है, समाज और राजनीति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स, क्रांति के स्रोत कौन कौन से हैं। अरस्तू ने क्रांति के लिए कई स्रोत की पहचान की। मतलब ये उत्पन्न कहाँ से होता है, क्रांति कहाँ से जन्म लेता है। तो पहला स्रोत देखिए, महत्वाकांक्षा और लालच। किसी भी चीज़ की महत्वाकांक्षा हो, आपको इच्छा हो कि मुझे सरकार में बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रांतिकारी बनना होगा। जब लोग सत्ता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। दूसरा देखिए क्या स्रोत है, अन्याय का अनुभव। आपको लग रहा है कि आपके साथ या आपके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस समय भी क्रांतिकारी उत्पन्न होती है। जब समाज का एक वर्ग भेदभाव या उत्पीड़न महसूस करता है, किसी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे पिछड़े वर्गों के साथ आज भी क्या होता है, भेदभाव होता है, तो ये भी तो एक क्रांति का रूप निकल कर आता है। उसे उत्पीड़न महसूस होता है तो वो भी क्रांतिकारी बन जाते हैं। तीसरा रीज़न क्या है, भ्रष्टाचार। जब शासक वर्ग अनुचित कार्य करता है, यानी उचित कार्य नहीं करता है, जो काम करना चाहिए शासक वर्ग को वो नहीं करता है और छोटे छोटे बेफिजूल चीज़ों में वह उलझा कर रखता है, इस कारण से भी क्रांति होता है और जनता का विश्वास खो देता है। चौथा देखिए, परंपराओं का अपमान। जब समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक मान्यताओं को हानि पहुंचाई जाती है, या फिर समाज के संस्कृति या उसके परंपराओं को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, उस समय भी क्रांतिकारी उत्पन्न होती है। इन स्रोतों से समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लेता है और शासन व्यवस्था को चुनौती देता है। तो हमने देखा कि कैसे या किस जगह से, किस तरीके से क्रांति उत्पन्न होते हैं, वो स्रोत हमने देखा। आगे देखिए, क्रांति के परिणाम क्या होता है। क्रांति जब होती है उसके परिणाम क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो अरस्तू ने कहा है कि क्रांति के परिणाम समाज में अराजकता, यानी राजा को राजा ना मानना, लोग जनता है वह राजा के विरुद्ध हो जाते हैं, तो अराजकता और अस्थिरता लाती है। क्रांति अक्सर पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देती है, लेकिन नई व्यवस्था भी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो जाती है। क्रांति भले ही क्या होता है, नई व्यवस्था लागू करती है, सारा कुछ चेंज कर देता है, फिर भी नई व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ बची रहती है, पूरे तरीके से फुलफिल नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर ये लाइन बता रही है कि लेकिन नई व्यवस्था भी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो जाती है। इससे निरंतर असंतोष और विद्रोह की भावना बनी रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्रांति से समाज में शांति और
व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचती है। यानी अरस्तु बताते हैं चेतावनी देकर कि क्रांति से समाज में शांति व्यवस्था भंग होती है, खत्म होती है और गंभीर क्षति और नुकसान भी होता है। एक सफल क्रांति के बाद भी सत्ता के लिए संघर्ष और विभाजन उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हमारा देश पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र बना, तो क्या अभी भी क्रांति नहीं होती है, अभी भी आंदोलन नहीं होती है? तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि एक सफल क्रांति के बाद भी सत्ता के लिए संघर्ष और विभाजन उत्पन्न हो सकती है और होती रहती है। और अरस्तु ने इसे एक नकारात्मक प्रक्रिया माना है। हालांकि नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जब भी अगर समस्या होगी तो भाई आंदोलन होनी चाहिए, लेकिन अरस्तु ने इसे एक नेगेटिविटी में लिया है। यानी ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो समाज में स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप आलोचना में ये आलोचना डाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्रांति को रोकने के क्या उपाय है भाई। तो अरस्तु ने क्रांति रोकने के लिए संतुलन और न्याय पर जोर दिया। सबसे पहला पॉइंट, सही बात बोली है यहाँ पर अरस्तु ने। अगर जिस लिए क्रांति हो रही है, अगर कोई न्याय चाहता है, समुदाय वो क्रांतिकारी बन गए हैं, तो आप उनकी बातों को मान लीजिए, क्रांति खत्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट्स यही लिखिएगा। उन्होंने कहा कि समाज में मध्यम वर्ग का सशक्त होना आवश्यक है, क्योंकि यह वर्ग स्थिरता का प्रतीक है। न्याय और समानता को सुनिश्चित करके असंतोष को कम किया जा सकता है। यानी अगर आप न्याय व्यवस्था, सभी में बराबर समानता अगर व्यवस्था लागू कर देते हो तो लोगों में असंतोष कम हो जाएगा और क्रांति होगा ही नहीं। शासकों को चाहिए कि वे सभी वर्गों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व दें। यानी लोकतंत्र के जैसा जो भी शासन है, शासक है, उनको चाहिए कि सभी वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी बनने का उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ना कि किसी भी वर्ग को वंचित रखे। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का सम्मान और उसका पालन क्रांति को रोकने में भी सहायक हो सकता है। यानी एक संविधान भी बननी चाहिए और संविधान का पालन भी होना चाहिए। और अगर संविधान का पालन अगर राजा भी करेगा या सरकार भी करेगी, जनता भी करेगी, तो भला बताइए कहीं पर आंदोलन होगा? नहीं। लेकिन सरकार अगर संविधान का पालन ही नहीं करेगी, इसका सम्मान ही नहीं करेगी, तो ऑलरेडी क्रांतिकारी उत्पन्न हो जाएगा जनता द्वारा। शासन को पारदर्शी और नैतिक होना चाहिए, और नैतिक होना चाहिए। हर एक काम पारदर्शी तरीके से करना चाहिए और नैतिक व्यवस्था को लागू करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। तो ये हमने देखा अरस्तु के द्वारा क्रांतिकारी के बारे में डिटेल से आंसर। लास्ट में आप निष्कर्ष के तौर पर यही लिख दीजिएगा, अरस्तु ने क्रांति को एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जो समाज में असंतोष और असमानता से उत्पन्न होती है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे क्रांति के मूल कारणों और उनके समाधान पर गहन दृष्टि प्रदान करते हैं। यानी इनके विचार आज भी असरदार है, क्रांति से रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्होंने बताई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड को समझ जाइएगा, तो फिर ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। दास्ता का मतलब होता है दास, और दास का मतलब होता है गुलामी। बस इतना समझिए। अगर आप किसी के पास श्रमिक, लेबर, मजदूरी कर रहे हो गुलामी बनकर, तो वही दास्ता हो गया। तो इस गुलामी या दास्ता संबंधी विचारों में अरस्तु क्या बताते हैं उसका परीक्षण हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परिचय देंगे कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दास्ता को एक प्राकृतिक और आवश्यक सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके विचार उस समय की सामाजिक संरचना और मान्यताओं से प्रभावित थे। यानी पहले के समय के लिए ठीक है इनके विचार, उनके सामाजिक तौर तरीके से, लेकिन आधुनिक टाइम में ये लागू नहीं है, ये सही नहीं है दास्ता, गुलामी। उन्होंने दास्ता के पक्ष में तर्क दिए, लेकिन उनके विचारों की आधुनिक दृष्टिकोण से आलोचना की जा सकती है। आज के टाइम से हम लोग अगर उसको कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आलोचना ही कर सकते हैं, उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से गलत है, दास्ता यानी गुलामी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, अरस्तु के दास्ता संबंधी क्या क्या विचार थे, कुछ बिंदुओं में हम लोग देख लेते हैं। दास्ता को प्राकृतिक माना है अरस्तु ने। कैसे भाई? तो अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा माना है। उनके अनुसार प्राकृतिक समझते हो, यानी आपको ईश्वर ने इसी लायक ही बनाया है, यही होता है प्राकृतिक व्यवस्था। तो कितना खराब बात है आप सोच लीजिए। उनके अनुसार कुछ लोग जन्मजात रूप से दास होते हैं, क्योंकि उनके पास बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, यानी दिमाग से वो कमज़ोर होते हैं। लो भाई कर लो बात। और वे केवल शारीरिक श्रम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उपयुक्त होते हैं। उन्होंने इसे मानव समाज की स्थिरता और कार्य क्षमता के लिए आवश्यक बनाया है। यानी मानव समाज में भलाई हो, स्थिर बना रहे और कार्य की जो क्षमता है उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक बताया है। अरस्तु ने यह भी कहा कि दासों के बिना सभ्यता का विकास संभव नहीं है। यह तर्क उस समय की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करती है।
ये जो तर्क यहाँ पर इन्होंने दिया दास के बारे में, यह उस टाइम के समाज के लिए फोकस करता है जहाँ दास्तां आम थी, गुलामी आम थी। हालांकि आज के टाइम में आधुनिक दृष्टिकोण में इसे गलत माना जाता है, क्योंकि यह तर्क असमानता, क्योंकि बराबरी आप नहीं देख रहे हो, किसी को गुलाम बना रहे हो भाई, आप मालिक बन रहे हो, तो ये कहाँ का उचित है। और वो भी जन्मजात से पैदा लिए आप सीधा गुलाम बन गए, तो ये असमानता और शोषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका दास्ता का उपयोगितावादी दृष्टिकोण। क्यों उपयोग है दास्ता, क्या इसका उपयोग है वो देखिए। किस तरीके से अरस्तू बताते हैं कि दास्ता उपयोग वस्तु है, इसको एक औजार के तौर पर माना गया है। उसने दास्ता को समाज की आर्थिक व्यवस्था का आधार माना है। यानी अरस्तू ने समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको, उसके बेसिक को माना है दास्ता को। उन्होंने कहा कि दास मुख्य उद्देश्य उत्पादक कार्य करना है। उत्पादक कार्य मतलब पैदावार करवाना है, काम करके, लेबर मजदूरी करके, जिससे स्वामी वर्ग जो है, वह जो बौद्धिक वर्ग है, इसको बौद्धिक बोला गया है, सोच लीजिए। यानी जो स्वामी वर्ग है सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों में संलग्न हो सके। यानी जो स्वामी है, मालिक है, वो इन कामों में ना उलझा रहे, इन कामों में दास को ही करना होगा। और यह जो है वह किस में उलझा रहे भाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक कामों में। वाह भाई वाह। दासों को जीवित उपकरण कहा गया है, और दासों को अरस्तू द्वारा क्या बोला गया है, जीवित उपकरण, यानी लिविंग टूल्स, यानी जीता जागता औजार। सिर्फ काम करो तुम, जो स्वामी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस दृष्टिकोण में दासों को केवल उपयोग की वस्तु समझा गया है, ना कि मनुष्य। यह विचार दासों की मानवता और स्वतंत्रता को पूरी तरह नकारता है, इसका उल्लंघन करता है, जो आज के समय में बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए आगे देखिए, स्वामी दास संबंध। स्वामी और दास के बीच में क्या संबंध है, अरस्तू क्या बोलते हैं। अरस्तू ने स्वामी और दास के संबंध को पारस्परिक लाभकारी बताया है। यानी लाभ होता है दोनों के जो संबंध अगर स्थापित होते हैं। क्या लाभ होता है, उनके अनुसार स्वामी दासों का उपयोग करता है, जबकि दासों को जीवन जीने के लिए साधन और सुरक्षा मिलती है। यानी स्वामी जो है वो दासों का इस्तेमाल करता है, किसी तरीके से कुछ भी करवाता है, और उसके बदले में दासों को क्या मिलता है, जीवन जीने के लिए जो भी साधन है वो साधन और सुरक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं यही तो है गुलामी। उन्होंने इसे नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में देखा, और इन्होंने क्या किया, यह एक भलाई के रूप में, सोच लीजिए, और प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में इन्होंने देखा। हालांकि यह तर्क कमज़ोर है, क्योंकि यह स्वामी के पक्ष में शोषण को बढ़ावा देता है। दास्ता में दासों की इच्छाओं और अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। यानी दास्ता में क्या होता है, जो भी उसकी इच्छा होती है भाई, और जो भी उसके अधिकार होते हैं, उसका हनन किया जाता है, उससे उसको वंचित किया जाता है। यह संबंध स्वामी के लाभ के लिए एक तरफा होता है। दासों के शारीरिक और मानसिक शोषण का यह एक आधार है। तो इस तरीके से इसके संबंध के बारे में अरस्तू क्या सोचता है, और हमने इसकी आलोचना के बारे में भी बताया। चलिए आगे देखते हैं नैतिकता का तर्क। नैतिकता का तर्क देकर दासों के बारे में क्या बोलते हैं अरस्तू। अरस्तू ने दास्ता को नैतिक रूप से सही ठहराने का प्रयास किया है। उनका मानना था कि दासों के लिए स्वामी के अधीन रहना बेहतर है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और जीवन जीने में सक्षम नहीं है। यानी जो दास है वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता, ना ही वह जीवन जीने में सक्षम है। उन्होंने इसे दासों के कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। भाई जब वो निर्णय ले ही नहीं सकता स्वतंत्र रूप से, ना ही वो जीवन जी सकता है अपने सक्षम तरीके से, तो यहाँ पर कल्याण किस बात को बोला गया है, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने लिख दिया। तो कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया है, ये बताते हैं। यह तर्क दास्ता के अमानवीय पहलुओं को अनदेखा करता है और दासों की स्वतंत्रता को नकारता है। नैतिकता के इस तर्क को आधुनिक मानव अधिकार सिद्धांतों में प्रकाश में अस्वीकार किया जाता है। यानी नैतिकता का यह तर्क जो इन्होंने दिया है अरस्तू ने, वह मानव अधिकार के जो सिद्धांत है वो पूरे तरीके से इसका उल्लंघन करता है। मानव अधिकार के जो सिद्धांत है वह स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि यह अन्याय और शोषण को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर समझते हैं अरस्तू के विचारों का परीक्षण, यानी इसके विचारों का हम लोग परीक्षण करते हैं। हमने देखा इनके विचार अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग इसका परीक्षण करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्राकृतिकता का खंडन करना, यानी जन्मजात जो इन्होंने बताया है दास होना, उसका हम लोग खंडन करते हैं, बिल्कुल ये गलत है। अरस्तू का यह तर्क कि कुछ लोग जन्म से ही दास होने के लिए उपयुक्त हैं, आधुनिक दृष्टिकोण से यह गलत है। यानी अरस्तू ने बताया था कि पैदा लिया तुम और सीधा दास बन गया, ये बिल्कुल गलत है आज की दृष्टि से। सभी मनुष्यों को समान स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलनी चाहिए।
आधुनिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बताते हैं कि सभी व्यक्तियों में समान संभावनाएं होती है और किसी को भी जन्म के आधार पर दास बनाना सही नहीं है। यानी आज के टाइम की जो विज्ञान या सामाजिक अध्ययन है वो क्या बताते हैं अपनी रिसर्च में, अपने अध्ययन में, कि भाई कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही गुलामी नहीं बन सकता है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, बहुत सारे प्रतिभाएं होती है। और अरस्तु का यह विचार उस समय की सामाजिक असमानता को वैध, यानी उस समय जो सामाजिक समानता नहीं बोल सकते, हम इसे सामाजिक असमानता ही बोल सकते हैं, और उसको अरस्तु क्या कर रहा था, सही ठहरा रहा था, यानी वैध ठहराने का प्रयास कर रहा था, जो आज के समय में बिल्कुल अमान्य है, गलत है। आगे देखते हैं असमानता को बढ़ावा देना, यानी इसके परीक्षण में हम लोग यह भी कह सकते हैं कि ये जो दास वाला इनका विचार है वो असमानता को बढ़ावा देता है। अरस्तु ने दास के माध्यम से समाज में असमानता को स्वाभाविक और आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग सेवा करने के लिए। यह तर्क बिल्कुल बराबर नहीं है, असमानता को बढ़ावा देता है और सामाजिक अन्याय को भी वैध ठहराता है। आधुनिक दृष्टिकोण में यह विचार अमान्य और अस्वीकार किया जा सकता है। आज के टाइम में यह विचार बिल्कुल मान्य नहीं है, उसे अस्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह मानव समाज में समानता और स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तीसरे पॉइंट पर आप लिख सकते हो मानव अधिकार का उल्लंघन। जो भी मनुष्य का अधिकार है उसका यह उल्लंघन करता है। अरस्तु के विचार मानव अधिकारों के आधुनिक सिद्धांतों के विपरीत है, यानी जो भी मानव का अधिकार है भाई उसके विपरीत इनका सिद्धांत है अरस्तु का। दासता किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का हनन करती है। यह विचार जो दासों को केवल एक वस्तु मानता है, उनके बुनियादी अधिकारों को नकारा है। आधुनिक युग में दासता को अमान्य और अवैध घोषित किया गया है। अरस्तु का यह दृष्टिकोण उस समय के सामाजिक ढांचे के अनुरूप था, लेकिन आज इसे अन्यायपूर्ण अस्वीकार माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर, स्वामी दास संबंध की आलोचना। इन्होंने क्या बताया था कि स्वामी दास के बीच में संबंध स्थापित होने से क्या होता है, विकास होता है समाज का। अब इसकी आलोचना देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। अरस्तु का यह तर्क कि स्वामी और दास का संबंध पारस्परिक लाभकारी होता है, वास्तविकता से बिल्कुल परे है। दासता में स्वामी केवल अपने लाभ के लिए दासों का शोषण करता है। दासों की इच्छाओं, अधिकारों और गरिमा को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। यह संबंध एक तरफा होता है, जिसमें दासों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या सम्मान नहीं मिलता है। यह विचार स्वामी वर्ग के शोषण को वैध ठहराने का प्रयास करता है और स्वामी दास संबंध बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर, आधुनिक समाज पर प्रभाव। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचार का उपयोग औपनिवेशिक काल और नस्लीय शोषण को वैध ठहराने के लिए किया गया। यानी इनके जो विचार थे, हमारे देश में औपनिवेशिक कौन आया, अंग्रेज आया, और वही ना हम लोगों को गुलाम बनाया, दास बनाया, तो उनके लिए ये सही था। यानी इनके विचार समाज में वो प्रभाव डाला। औपनिवेशिक काल और जो नस्लीय भेदभाव होते हैं, नस्लीय भेदभाव समझते हो ना, जैसे भारत में जो शूद्र है, छोटे जाति के है, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया नज़र से देखते हैं। तो ये इनके विचारों का प्रभाव ही था। उनकी दासता की अवधारणा ने ऐतिहासिक रूप से शोषण, अन्याय को बढ़ावा दिया। हालांकि आज के समाज ने इन विचारों को खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आज के लोकतांत्रिक और समानतावादी समाज में अरस्तु के दासता संबंधी विचार को अप्रासंगिक और अस्वीकार किया है। यानी कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जाता कि होना चाहिए, इनके विचार लागू होने चाहिए, बिल्कुल अस्वीकार है। अब आगे देख लेते हैं निष्कर्ष। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचार उनके समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। उन्होंने दासता को प्राकृतिक और नैतिक ठहराने का प्रयास किया, लेकिन उनके तर्क शोषण और असमानता को बढ़ावा देते हैं। यानी इनका जो भी विचार था कहीं ना कहीं उस समय के लिए, उस समय के टाइम में जो भी समाज की व्यवस्था होगी, पता नहीं किस तरीके से होगी, उसके लिए ठीक था या गलत था हमें नहीं पता, लेकिन आज के टाइम में पूरे तरीके से यह असमानता को बढ़ावा देती है। आधुनिक दृष्टिकोण से उनके विचार अमानवीय है और अनुचित है, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ना कि वर्तमान समय में इसे स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार है। ठीक है, तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। इतना तक अगर आप देखे हो तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में।